हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पर्सुएसिव और इंफॉर्मेटिव स्पीच। पर्सुएसिव और इंफॉर्मेटिव स्पीच का मकसद क्या होता है? These type of speeches aim to inform the audience and also persuade them to understand and support a certain point of view. Persuade करने का क्या मतलब होता है? परसुएशन का मतलब है कि किसी को दलाइल या बहस के जरिए किसी बात पर यकीन करने या कुछ करने के लिए कायल करना, मनाना। तो हम हमारी स्पीच के जरिए हमारी ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आपकी बात को समझे और आपके नज़रिए को समझे और सपोर्ट करें। आज जो हम आपको ढांचा बताएंगे परसुएसिव स्पीच लिखने का, वो कई सारे टॉपिक्स कवर कर सकता है, जैसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट्स, जैसे पढ़ाई के सेक्टर में सुधार लाना, बदलाव लाना। कम्युनिटी और सोशल इश्यूज, जैसे समाजी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। सिविक और गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे शहर के प्रॉब्लम्स या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, उन्हें डिस्कस करना। या पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशन, यानी जो हमारी खुद की पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस लाना, बदलाव लाना या किसी की हौसला अफजाई करना। चलिए देखते हैं कि हमारा जो स्पीच का ढांचा है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, काउंटर पॉइंट्स और कंक्लूजन। अब हम एक एक करके हमारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। मिसाल के लिए हमने जो स्पीच ली है वो है चेंजेस आई वुड लाइक इन स्कूल एजुकेशन ऑफ आवर स्टेट। तो चलिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट है ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन। स्टार्ट बाय ग्रीटिंग द ऑडियंस रिस्पेक्टफुली। कि हमारी जो स्पीच सुनने जो ऑडियंस हाजिर हुई है वहां पर, उन्हें हमें बहुत ही इज्जत से ग्रीट करना चाहिए। ग्रीट करना यानी हमें उनसे मुखातिब होना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड ऑनरेबल गेस्ट। हर एक कल्चर में अलग अलग तरीका होता है, लेकिन ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ दिया है ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, जैसे एक स्टूडेंट अपने स्कूल में या कॉलेज में अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स को और जो वहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं उन्हें ग्रीट करेगा। सेकेंड पॉइंट है इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट और इशू यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो जो मेन मुद्दा है, जो मेन सब्जेक्ट है जिस पर आप बात करने वाले हैं, उसके बारे में आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि ऑडियंस को ये एंटिसिपेशन रहे कि वो ये जान पाए कि आगे जो स्पीच होने वाली है किस टॉपिक पर होगी। मिसाल के तौर पर, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय थॉट्स ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। तीसरा पॉइंट जो है वो है हुक और एंगेजिंग स्टेटमेंट। स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्वेश्चन और स्टोरी टू कैप्चर अटेंशन। जैसी कोई दिलचस्प बात हो या कोई जुमला हो जिससे आप स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारी ऑडियंस है उनका ध्यान जो है हमारी स्पीच की तरफ बहुत जल्दी आ जाता है। तो आप एक फैक्ट पेश कर सकते हैं, कोई हकीकत, कोई सवाल से शुरू कर सकते हैं, कोई छोटी कहानी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक फैक्ट पेश किया गया है, डिड यू नो दैट आवर एजुकेशन सिस्टम इज ओवर 50 years old and hasn't changed much since then। कि यहाँ पर जो ये हमारे स्टूडेंट है वो बता रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि क्या आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम में 50 साल से कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इस तरीके से जो ऑडियंस है वो और सुनना चाहेगी। अब डिस्कस करते हैं बॉडी, मेन पॉइंट्स जो हमें हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट द इश्यू और सिचुएशन, एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं, जिन हालात पर हम बात कर रहे हैं, पहले उसे हमें पेश करना है ऑडियंस के सामने। उसके बारे में हमें डिटेल देनी है, जैसे आवर करंट सिस्टम फोकसेस
heavily on exams and grades, which can put a lot of pressure on students. फिर propose changes or ideas. Introduce 2 to 3 key points or suggestions for improvement or change. तो पहले आपने जो मसला है वो आपकी ऑडियंस के सामने पेश किया. हमने एक मिसाल पेश की, वैसे और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. अब जो दूसरा आपका पॉइंट होता है वो ये कि आप आइडियाज़ दें और कुछ सुझाव दें कि आपको क्या लगता है कि ये जो मसला है वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है. जैसे Firstly, we need to focus more on practical learning and less on rote memorization. तो जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट ने एक मिसाल दी है कि उन्हें क्या लगता है किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. तो वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो हम रट्टा मारते हैं उस पर. थर्ड, सपोर्ट विद रीजंस और एग्जाम्पल्स. Explain why these changes are necessary and beneficial. You can use examples, statistics, or personal experiences. जब भी हम कोई बात हमारी ऑडियंस के सामने रखते हैं या किसी के भी साथ जब हम कोई डिबेट करते हैं या उनके सामने अपनी आइडिया को पेश करते हैं, तो हमें जो है उसे सपोर्ट करने के लिए मिसाल देना ज़रूरी होता है या कोई लॉजिक देना, कोई वजह देनी ज़रूरी होती है, तभी वो हमारी प्रॉब्लम को ठीक से समझ पाएंगे. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ऑडियंस को समझाएं. जैसे इस केस में आपको समझाना पड़ेगा कि ये जो आप चेंजेस चाहते हैं वो ज़रूरी क्यों है, इससे क्या फ़ायदा होगा. तो आपको मिसालें देनी होंगी, कुछ प्रूफ्स देने होंगे, जैसे स्टेटिस्टिक्स यानी कुछ नंबर प्रोवाइड करने होंगे कि इतने परसेंटेज बच्चों पर ऐसे असर पड़ता है, या कोई और तरीके का नंबर के इस एजुकेशन सिस्टम में किसी कंट्री में चेंजेस लाए गए थे इस तरीके के, तो जो है 50% इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया स्टूडेंट्स के नॉलेज में, वगैरह वगैरह. और पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप बता सकते हैं कि आपने आपके जो पढ़ाई के सिस्टम में कोई चेंजेस अप्लाई की तो आपको किस तरीके से फ़ायदा हुआ. एग्जाम्पल, studies have shown that countries that prioritize practical learning often have higher rates of student satisfaction and success. तो यहाँ पर भी जो इन्होंने मिसाल यूज़ की है वो ये कही है कि जिन कंट्रीज़ में प्रैक्टिकल लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है वहाँ पर जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा होता है. काउंटर पॉइंट्स. If relevant, acknowledge opposing views or potential challenges and address why your ideas would still be valuable. अगर ज़रूरी हो तो मुखालिफ नज़रियात को, यानी किसी की सोच आपसे जो अलग हो सकती है इस टॉपिक पर, उसे आप तस्लीम करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान आपकी बात से सहमत हो. तो जब आप उनकी नज़रिए से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो आप ये और आसानी से बयान कर सकते हैं कि जो आपकी सोच है, जो ख्यालात है, फिर भी क्यों अहम है. मिसाल, some may argue that exams are necessary to measure performance, but we can still measure learning in other more meaningful ways. तो आप कह सकते हैं कि हम कुछ लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स जो है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को चेक करने के. तो इस तरीके से आप भी जो है पेश कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू. लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन. हमारी स्पीच का आखिरी हिस्सा जो नतीजा है हमारी स्पीच का. समराइज योर पॉइंट्स. ब्रीफली रिकैप द मेन पॉइंट्स ऑफ योर स्पीच. तो हमारी जो स्पीच है उसका एक निचोड़ पेश करना है. मिसाल के तौर पे, इन समरी, बाय फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, रिड्यूसिंग एग्जाम प्रेशर एंड एनकरेजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वी कैन बिल्ड अ बेटर एजुकेशन सिस्टम. तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे स्टूडेंट ने डिटेल में समझाए थे बॉडी में. तो अब जो है उसका निचोड़ यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि अगर हम इन पॉइंट्स पर ध्यान दें तो हम बेहतर एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं. कॉल टू एक्शन इफ परसुएसिव. अर्ज द ऑडियंस टू कंसिडर और टेक एक्शन ऑन द इशू. कि आप चाहते हैं कि ऑडियंस जो है वो कुछ एक्शन ले, तो आप कैसे कहेंगे उनसे. I hope
You will support these ideas and work with me to make our schools a better place for learning. तो ऐसा कह के जो है हम ऑडियंस की तरफ से इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, उनका सपोर्ट चाहते हैं. Closing statement and thank you. End with a positive, strong closing line and thank the audience. कि जो आपका स्पीच है उसका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होना चाहिए और आपको ऑडियंस को शुक्रिया अदा करना है. तो मिसाल देखते हैं कैसे कर सकते हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम. लेट्स वर्क टुगेदर टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज. कि पहले आप उन्हें थैंक यू कह रहे हैं कि उन्होंने उनका जो कीमती वक्त है आपको दिया आपकी स्पीच सुनने के लिए, और फिर आप उन्हें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लाइन दे रहे हैं कि चलिए हम एक साथ काम करते हैं ताकि हम एक पॉजिटिव और बेहतर चेंज ला सकें. अब हम अपनी स्पीच पढ़ते हैं. गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय फेलो स्टूडेंट्स. तो हम ग्रीटिंग सैल्यूटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. वक्त के मुताबिक आप मॉर्निंग या आफ्टरनून कह सकते हैं, और जो आपके ऑडियंस में प्रेजेंट हैं उन्हें आप इज़्ज़त से ग्रीट कर सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल, टीचर्स वगैरह. आई एम नेहा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास टुडे. मेरा नाम नेहा है, मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और आज मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुझे आप सबके सामने बोलने का मौका मिला है, अपनी क्लास की तरफ से बोलने का मौका मिला है. तो हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्लास के बारे में बता रहे हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है स्पीच देते वक्त वो बता रहे हैं. As we bid farewell to the school, I would like to share some thoughts on the topic changes I would like in school education of our state. तो अब आप जो आपका टॉपिक है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपकी ऑडियंस को कि अब हम स्कूल से अलविदा ले रहे हैं. तो मैं इस टॉपिक पर कुछ आपके साथ अपने ख्याल शेयर करना चाहती हूँ, और जो टॉपिक है वो है चेंजेस आई वुड लाइक इन स्कूल एजुकेशन ऑफ आवर स्टेट. कि हमारे स्टेट के एजुकेशन सिस्टम में मैं क्या बदलाव देखना चाहती हूँ. बिफोर आई बिगिन, I'd like to share a quote that truly resonates with me. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला. तो अब हम जो है एक एंगेजिंग स्टेटमेंट बता रहे हैं इंट्रोडक्शन के पॉइंट में, जो हमने स्ट्रक्चर में बताया था कि इससे भी जो है स्पीच में इम्पैक्ट पड़ता है. तो यहाँ पर हम नेल्सन मंडेला जो है उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशन पे जो कोट था वो हम यहाँ पर बता रहे हैं. फिर हम कहते हैं कि एंड येट एज पावरफुल एज इट इज़ एजुकेशन टू नीड्स टू इवॉल्व विद द चेंजिंग टाइम्स. तो पहले यहाँ पर हम एजुकेशन की जो खासियत है वो बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है. और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो पावरफुल है लेकिन उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है वक्त के बदलते टाइम के हिसाब से. While our school system has given us a strong foundation, there are a few changes that could make our learning experience even better. तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल सिस्टम ने हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिससे जो है हमारे जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है, हमारे पढ़ने का एक्सपीरियंस है, वो और बेहतर बनाया जा सकता है. तो अब जो है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है यहाँ पर ख़त्म होता है. अब हम मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं. तो मेन बॉडी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा मसला है उस पर हम और डिटेल में बात करते हैं और हम उसका सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करते हैं. Before I begin, I'd like to share a quote from Nelson Mandela. तो हमारी जो स्पीच का इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये उसका आखिरी हिस्सा है जिसमें हम एक कोट का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये जो कोट है ये नेल्सन मंडेला का कोट है. A global icon known for his fight for justice and equality. नेल्सन मंडेला एक बहुत ही फेमस शख्सियत हैं जो इंसाफ और बराबरी के लिए अपनी जद्दोजहद के लिए माने जाते हैं. He once said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." उन्होंने कहा था कि तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं. And this quote deeply connects with me.
और ये जो कोट है मेरे बहुत करीब है। Even though education is very powerful, it also needs to change with times. तो अब हम कह रहे हैं कि एजुकेशन एक बहुत ही ताकतवर औजार है, लेकिन फिर भी उसे भी वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए। Our school gives us a strong base, but some small changes can make learning even better for us. हमारा स्कूल हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है, बनाता है, लेकिन एजुकेशन में छोटे छोटे चेंजेस से जो है हमारे लिए पढ़ना, तालीम हासिल करना और भी बेहतर हो सकता है। तो अब हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। अब हम मेन बॉडी पर आएंगे और मेन बॉडी में जो है हम जो हमारा प्रॉब्लम है उसे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और जो हमारे सॉल्यूशंस हैं जो हम इस प्रॉब्लम के लिए हमारे ऑडियंस के सामने पेश करना चाहते हैं उनका यहाँ पर जिक्र करेंगे। Firstly, I believe there should be greater focus on practical learning alongside theoretical concepts. तो अब हमने मसला क्या है वो बता दिया है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं कि आपकी क्या सोच है इस बारे में। तो हम कह रहे हैं कि पहले तो हमें लगता है कि हमें ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी देना चाहिए थियोरी के साथ साथ। We often study subjects and memorize formulas, but we don't always get the chance to see how they apply in real life situations. कि हम जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, फॉर्मूलेस को रटते हैं, लेकिन ज़िंदगी में आम तौर पे उनका इस्तेमाल कैसे होता है, प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे होता है, हम नहीं देखते। Imagine if we had more hands-on experiments in science, practical projects in mathematics, or interactive field trips for history. It would make learning more engaging and help us understand the subjects better. तो पहले आपने पॉइंट को सामने रखा, फिर आप मिसाल देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस पॉइंट को अप्लाई किया जा सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि साइंस में जो है हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स किया जाए, मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हैं थियोरीज वगैरह, फॉर्मूले वगैरह, वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में उसे अप्लाई करें। और हिस्ट्री सीखने के लिए अगर आप इंटरैक्टिव फील्ड ट्रिप पर जा सकते हैं तो और भी बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। सेकेंडली, आई थिंक वी शुड हैव मोर एम्फोसिस ऑन लाइफ स्किल्स एंड इमोशनल वेलबींग। तो अब आप जो है दूसरा पॉइंट पेश कर रहे हैं कि आपको लगता है कि लाइफ स्किल और इमोशनल वेलबींग पर भी ध्यान देना चाहिए। लाइफ स्किल क्या होती है? जो ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल जो हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और इमोशनल वेलबींग यानी कि हम सिर्फ जो है मार्क्स कितने मिलेंगे और कैसे मिलेंगे और ये सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है, लेकिन इस दौरान हमारी मेंटल स्टेट क्या है, क्या हम खुश हैं, क्या हम स्ट्रेस में हैं, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। While academic subjects are crucial, life skills such as communication, critical thinking, time management, and stress handling are equally important for our future. तो लाइफ स्किल्स के अंदर क्या क्या आती हैं चीज़ें कि कम्युनिकेशन, जैसे आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो सकते हैं, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप बॉस से बात नहीं कर पाते हैं, आपके जो कलीग्स हैं उनसे बात नहीं कर पाते हैं, आप शर्माते हैं या घबराते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक टाइप की एक थिंकिंग होती है कि एन वक्त पर आप किस तरीके से फ़ैसले लेते हैं, या आपके अंदर अलग अलग टाइप की सोच है या नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, कि आप वक्त का क्या सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन टाइम आप मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहे हों। एंड स्ट्रेस हैंडलिंग, कि जब आपके सामने मुश्किल हालात आते हैं तब आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आना भी ज़रूरी होता है। तो अगर स्कूल सिस्टम में इन चीज़ों पर भी ज़ोर दिया गया तो आप आगे की ज़िंदगी के लिए पहले से तैयार रहेंगे। If we had dedicated classes or workshops on these topics, we would be better equipped to face challenges in life beyond school। कि अगर ऐसे क्लासेस और वर्कशॉप्स हों तो आगे ज़िंदगी को फेस करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। Lastly, I feel that the school curriculum should have a space for creativity and passion। तो अब आप आपका जो मेन बॉडी है उसमें आपका लास्ट पॉइंट पेश कर रहे हैं कि आपको लगता है कि स्कूल करिकुलम में
क्रिएटिविटी के लिए भी जगह होनी चाहिए। पैशन यानी जो आपको दिल से जो चीज़ें पसंद है उन्हें करने का भी मौका मिलना चाहिए। Not every student is destined to become a scientist or an engineer, and it's important to encourage diverse talents like art, music, sports, and more. तो पढ़ाई में जो है हम मेन सब्जेक्ट्स पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है यही एक्सपेक्ट करती है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके पास अलग हुनर भी हो सकता है। जैसे कोई बच्चा आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा हो सकता है। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी स्कूल को देनी चाहिए स्टूडेंट्स को। गिविंग स्टूडेंट्स द फ्रीडम टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट विल हेल्प देम डिस्कवर देयर ट्रू पोटेंशियल एंड पैशन। कि अगर बच्चों को ये आज़ादी दी जाए कि वो खुद ये जान पाएँ कि उनकी इंटरेस्ट क्या है, तो जो वो अपना जो खुद के उनके अंदर जो ताकत है, जो उनके अंदर कुछ करने का जो जज्बा है वो उसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन उसके लिए उन्हें वो मौके मिलना भी ज़रूरी है। In conclusion, these changes, more practical learning, focus on life skills, and encouraging creativity could make our education system more effective, inclusive, and exciting. तो अब हम हमारी स्पीच का कंक्लूजन दे रहे हैं, नतीजा दे रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई की गई, जैसे प्रैक्टिकल लर्निंग, फोकस ऑन लाइफ स्किल्स एंड एनकरेजिंग क्रिएटिविटी, तो ये जो हमारे 3 पॉइंट्स थे उन्हें अब हमने शॉर्ट में यहाँ पर दिया है कि अगर हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा असरदार हो जाएगा और एक्साइटिंग हो जाएगा और इंक्लूसिव हो जाएगा। इंक्लूसिव होना यानी कि दूसरे लोगों का जो ओपिनियन है उसे शामिल करना। As students, we believe that such changes will prepare us better for the real world and help us grow into well-rounded individuals. तो ये आपके कंक्लूजन का आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि आपको लगता है कि एज स्टूडेंट्स आप ये मानते हैं कि अगर ये चेंजेस आपके सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आएंगे, तो आप जो है रियल वर्ल्ड यानी जो असली दुनिया है स्कूल के बाद की, उसके लिए आप बेहतर तैयार हो जाएंगे और बेहतर इंसान बन पाएंगे और ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है वो बढ़ेगी और ग्रो होगी। फिर आप थैंक यू से स्पीच को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। कि आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनका जो वक्त है आपको दिया, उनका ध्यान आपको दिया। आई होप दैट एज वी मूव फॉरवर्ड आवर सजेशंस विल बी हर्ड एंड कंसिडर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन इन आवर स्टेट। तो आप जो है लास्ट का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट, कि आप जो ऑडियंस से आप बात कर रहे हैं कि आई होप कि ये जो हम चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं ये आगे चल के इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए, हमारी जो बातें हैं वो सुनी जाएं। विशिंग ऑल माय फेलो स्टूडेंट्स अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। और आप जो स्पीच है आपका वो क्लोज कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक फेयरवेल स्पीच का एंड है, तो आप स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि आप उनके लिए उनकी आगे की आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतरी चाहते हैं और आप उन्हें अच्छा विश कर रहे हैं। और फिर आप थैंक यू कहते हुए आपकी स्पीच को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।